हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर एजुकेटर स्नेहा एंड आप आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी मेगा सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 सोशल मूवमेंट्स के लॉन्ग आंसर्स की। जी हाँ, कुछ बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ अपलोड सोशल मूवमेंट लॉन्ग आंसर्स, तो मैं लेके आई हूँ। एंड एज आई टोल्ड यू कि 2 डेज़ के अंदर अंदर वी आर गोइंग टू कंप्लीट questions, important questions of all the chapters which are going to come in our exam. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट आपको जैसा पता ही है, अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको इससे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, इसी के साथ सोशल मूवमेंट्स शुरू करते हैं। क्लास 12 के लॉन्ग आंसर। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट। सी, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये काफ़ी बार आता है 6 मार्क्स में एंड बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसको लिखना कैसे है। तो आपको उन बच्चों में से गलती नहीं करनी है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है दैट कि कौन सी लाइन कहाँ लिखनी है और पॉइंट्स को आपको अरेंज कैसे करना है। ठीक है, तो समझते हैं। पहला है थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। रिलेटिव डेप्रिवेशन क्या है? सोशल मूवमेंट्स ऐसा इनका कहना था थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन का कि सोशल मूवमेंट्स अगर हो रहे हैं तो डेफिनेटली सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहे हैं। ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप ऑफ पीपल कुछ ऐसे हैं जिनको गुस्सा है, जिनके अंदर बदले की भावना है, क्योंकि उनको रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा है। हालांकि इट इज़ क्रिटिसाइज्ड एट अ सेंस ऑफ डेप्रिवेशन। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये जो डेप्रिवेशन या आपको अलग करना है कहीं से, इसी की वजह से सोशल मूवमेंट नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि सोशल मूवमेंट का सिंगल कॉज सिर्फ और सिर्फ कॉज आप डेप्रिवेशन नहीं कह सकते हो, और कॉजेज भी हैं, पर हाँ, डिप्राइव करना भी सोसाइटी से एक कॉज है। थ्योरी ऑफ कलेक्टिव एक्शन, मार्कन ऑल्सन ने जैसा कि कहा था कि अगर कोई भी बंदा सोशल मूवमेंट कर रहा है तो वो सोशल मूवमेंट जो है अलग अलग इंडिविजुअल का एग्रीगेशन है। सब अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो साथ आके लड़ रहे हैं, देयरफॉर व्हाट दे आर ट्राइंग दैट कि वी विल गेट द जस्टिस, वी विल नॉट फील डिप्राइव, वी विल नॉट फील एलिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है, उनकी जो थ्योरी थी, अब आपको यहाँ पर ये शब्द नहीं छोड़ना है, रैशनल लिखना नहीं भूलना है, यूटिलिटी लिखना नहीं भूलना है, मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल्स लिखना भी नहीं भूलना है, बिकॉज इनके जो वर्ड्स थे ये इसी के लिए थे कि रैशनल अप्रोच होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन पूरी होनी चाहिए, इंडिविजुअल्स को मैक्सिमाइज प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो जब ही कर रहा है जब उसको उससे कुछ मिल रहा है। ऑब्वियसली रिस्क हमेशा गेन से ज़्यादा होते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, लास्ट थ्योरी आपकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। जॉल्ड एंड मैकॉर्थी ने कहा था कि सोशल मूवमेंट पूरी तरीके से डिपेंड करता है बच्चे कि आप रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपके पास चीज़ें इकट्ठी हैं कि नहीं है। जैसे आपने दत्ता की स्ट्राइक में देखा था, जो उसने बॉम्बे में स्ट्राइक की थी, वहाँ वो यूनियन नहीं बना पाया क्योंकि लोग बहुत डिप्राइव्ड हो गए, अलग अलग हो गए थे, बाद में वेजेस नहीं आ रही थी, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही थी। ठीक है, तो रिसोर्सेज जैसे कि लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ये प्रॉपर तरीके से एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के स्ट्रक्चर में होनी चाहिए ताकि आप जो भी मूवमेंट कर रहे हो वो अच्छे से इफेक्टिव हो सके। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आप 6 मार्क्स में सिर्फ 3 पॉइंट्स भी लिखोगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बिकॉज एक एक थ्योरी 2 मार्क्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस अगेन बहुत ज़्यादा हैं। ओल्ड सोशल मूवमेंट्स और न्यू सोशल मूवमेंट का डिफरेंस। तो ओल्ड सोशल मूवमेंट क्या होते हैं बच्चे? ओल्ड सोशल मूवमेंट का मेन गोल होता है कि पावर रिलेशंस को दोबारा से ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, वहीं पे जो न्यू सोशल मूवमेंट्स होते हैं ये बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में कि आपकी लाइफ की क्वालिटी किस तरीके से होनी चाहिए। ओल्ड सोशल मूवमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में ही वर्क करते हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया था। लेकिन न्यू सोशल मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की उनको प्रॉपर तरीके से ज़रूरत नहीं होती, वो एनजीओ, प्रेशर ग्रुप्स के साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ओल्ड सोशल मूवमेंट जो है ये क्लास रिलेटेड मूवमेंट्स होते हैं, लाइक पेजेंट मूवमेंट हो गया, वर्कर मूवमेंट हो गया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हो गया। लेकिन वहीं पे जो न्यू सोशल मूवमेंट है बच्चे, वो आपके एनवायरमेंटल मूवमेंट्स होते हैं, वीमेन मूवमेंट होते हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स होते हैं।
ओल्ड सोशल मूवमेंट में ज़्यादातर जो फाइट होती है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए होती है, लेकिन न्यू सोशल मूवमेंट में जो आपकी बच्चे फाइट होती है वो इकोनॉमी, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी सबकी होती है। तो डिफरेंस आप खुद समझ पा रहे हो कि यहाँ पर पावर रिलेशन को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यहाँ पर लाइफ की इश्यूज़ की क्वालिटी की बात की जा रही है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी ही सब कुछ कर रही है, यहाँ पर NGO प्रेशर ग्रुप्स भी कर रहे हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पर ये क्लास रिलेटेड मूवमेंट, वर्कर मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पर ये इन्वायरमेंट के मूवमेंट भी हैं, वुमेन्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स भी हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं, व्हाट वर रीजंस फॉर द ट्राइबल मूवमेंट इन झारखंड। अच्छा, अब इसमें भी 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, यू विल गेट 6 पॉइंट्स, 6 नंबर्स अगेन फॉर द सेम। What were reasons for the tribal movement in झारखंड? ये 4 मार्क का क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग में ही आता है, ये 6 मार्क्स में नहीं आएगा, ये 4 मार्क में आएगा ज़्यादातर इसकी लाइन, ठीक है। तो ट्राइबल मूवमेंट जो थे झारखंड में, उसके क्या रीजन थे? तो पहला रीजन था कि लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और फायरिंग रेंजेस के लिए वो लैंड उनका एक्वायर कर ले रहे थे। दूसरा था बार बार सर्वे करवा रहे थे, सेटलमेंट के ऑपरेशंस करवा रहे थे, ठीक है। तीसरा था लोन कलेक्ट करने चले जाते थे, रेंट कलेक्ट करने चले जाते थे, कोऑपरेटिव सेलेक्ट करने चले जाते थे। फोर्थ है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वो नेशनलाइजेशन कर रहे थे, जिसको उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। बच्चे तुम खुद सोचो ना, ट्राइबल पॉपुलेशन का सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ही है फॉरेस्ट, और तुम उसी को नेशनलाइज कर रहे हो, तुम उनका राइट ले रहे हो, तो उनको तो गुस्सा आएगा ना। इसलिए उन्होंने मूवमेंट कर दिया कि लो भैया, हम भी बताएंगे तुमको। नेक्स्ट है व्हाट अ काउंटर मूवमेंट। कंफ्यूजिंग होता है बच्चे के लिए, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता इसमें लिखना क्या है, और इसकी भी ज़्यादा लेंथ 4 मार्क के क्वेश्चन की आएगी, 6 मार्क का नहीं आएगा। काउंटर मूवमेंट जो है वो हमेशा स्टेटस के लिए शुरू होते हैं, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग है या वैल्यू सिस्टम है। जैसे मान लो, सीधा सीधा समझाती हूँ तुमको, कि तुमने सोचा कि मैं समाज में कुछ अलग करूँगा या करूँगी, एज इन कुछ समाज में जो पहले से चला आ रही है प्रथा, उसको चेंज करूँगी। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती को अबॉलिश करने की सोची, उसी टाइम पे जो पहले वाली प्रथा, कंजर्वेटिव थिंकिंग को फॉलो करते थे, उन्होंने सीधा आवाज उठा दी कि ये तो बिगाड़ रहे हैं औरतों को, ये तो गलत कर रहे हैं। तो काउंटर मूवमेंट्स वही होते हैं कि जो सोशल मूवमेंट्स को काउंटर करें कि ये हम नहीं होने देंगे। तो यही एग्जाम्पल भी है कि जब राजा राम मोहन रॉय ने सती के लिए कैंपेन किया था, उस टाइम पे जो डिफेंडर्स थे सती के, जिन्होंने धर्म सभा बनाई, उन्होंने ब्रिटिशर्स को पिटीशन लिखी थी कि भैया सती अबॉलिश नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब रिफॉर्मर्स ने विडो मैरिज के लिए भी, रीमैरिज के लिए वो किया, कैंपेन किया, उस टाइम पे भी उनको सोशली बॉयकॉट कर दिया कि आप ये भी नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेबोरेट द फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट्स के क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ समझ नहीं आता है क्या लिखना है आप लोगों को, आप एक एक लाइन के पॉइंट्स लिख जाते हो, वो गलती नहीं करनी है। ये देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लेके आई हूँ मैं प्रॉपर, इन्हीं को लर्न कर लेना, मार्क्स तुम्हारे कोई भी नहीं काट पाएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट, सस्टेन्ड कलेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेटली वही रह पाता है जो कलेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्शन करता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, और अक्सर ये स्टेट के खिलाफ होता है, क्योंकि स्टेट क्या चाहती है, स्टेट पॉलिसीज को चेंज करना चाहती है, प्रैक्टिसेस को चेंज करना चाहती है। तो कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो ही किसी भी स्टेट पॉलिसी और प्रैक्टिस को चेंज कर सकता है। सेकंड पॉइंट देखो, लीडरशिप स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि मेंबर्स की सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। अगर सभी अपनी चलाते रहेंगे तो मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा। थर्ड है, ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियोलॉजी को शेयर होना चाहिए, लाइक आपका ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए, आप एक दूसरे को कॉपरेट करने को रेडी रहने चाहिए हो, तभी चेंजेस आप ला सकते हो। फोर्थ पॉइंट देखो, चेंजेस आपको पब्लिक इश्यूज पे लाने चाहिए, जैसे कि मान लो ट्राइबल पीपल का राइट था, क्योंकि उनका शुरू से ही वही लाइवलीहुड है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही वो खा पी पाएंगे, तो वो उनको मिलना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट देखो, आए दिन एक्टिविस्ट जितने भी होते हैं, जितने भी किसी भी मूवमेंट में आप ये कह लो कि जो एक्टिव पीपल होते हैं, उनको मीटिंग्स होल्ड करनी चाहिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए, गवर्नमेंट के साथ लॉबिंग करनी चाहिए, मीडिया और इम्पोर्टेंट मेकर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इन सबके साथ मीटिंग्स करनी चाहिए, ताकि क्या होगा बेसिकली
इनके ऊपर हाईलाइट आएगी कि कोई बंदा ऐसा काम कर रहा है. दिस कुड बी क्रेडल एंड टॉर्च लाइट प्रोसेशंस, यूज ऑफ ब्लैक क्लोथ, स्ट्रीट थिएटर्स, सॉन्ग्स एंड पोइट्री. बेसिकली आपको क्या करना है, लोगों को इकट्ठा करने के बाद आपको उन सारी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी है. अब आप आवाज़ किस थ्रू उठा सकते हो, या तो आप कैंडल लाइट मार्च कर लो, या तो आप ब्लैक क्लोथ मार्च कर लो, या तो आप वो जो नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, स्ट्रीट थिएटर्स होते हैं, वो कर लो, या तो आप सॉन्ग्स बना लो, पोइट्री बना लो, जिसके थ्रू आपकी जो बात है, जो आप चेंजेस लाना चाहते हो, वो आप एलेबरेट अच्छे से कर पाओ. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सोशल मूवमेंट जो है वो सोसाइटी को ऑब्वियसली इतना इजीली चेंज नहीं कर पा सकते, क्योंकि वो स्टेटस जो है उसके खिलाफ जाना है. वो इंटरेस्ट जो है लोगों के वो होने चाहिए, वो वैल्यू लोगों की होनी चाहिए. डेफिनेटली ऐसे सोशल मूवमेंट आप जब भी लाओगे, लोगों की तो वही कंजर्वेटिव थिंकिंग अगर होगी तो लोग अपोजिशन भी करेंगे, रेजिस्टेंस भी करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ टिकना है. आपको चेंज लाना है तो आपको उसके लिए हमेशा खड़े रहना पड़ेगा. जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं तुमको इसका मॉडर्न एग्जाम्पल दूँ, ये लिखना मत. LGBT कम्युनिटी जो है, LGBTQ कम्युनिटी, इसने हार नहीं मानी है. इन्होंने एंड तक, इतने सालों तक अपोजिशन झेलने के बाद, इतने सालों तक प्रॉब्लम्स झेलने के बाद, स्टिल दे हैव सॉर्टेड आउट कि नहीं, हमको राइट चाहिए, हम कोई गुनाह नहीं है धरती पे. सो फाइनली इंडिया में इनको राइट मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन द सेकेंड फेज ऑफ इंडियन वुमेन मूवमेंट. अब वुमेन्स मूवमेंट देख के ना बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, चिपकू मूवमेंट लिख देंगे, ठीक है, या वो ऑल इंडिया नेशनल वाला लिख देंगे. वो सब नहीं लिखना है आपको बच्चे. आपको क्या लिखना है आप समझो. ये मैं जो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लेके आई हूँ, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इन 6 पॉइंट्स में एक्चुअली में लिखा गया है. देखो, चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी एंड आइडियोलॉजीज वर ऑब्जर्व इन द वुमेन्स मूवमेंट. डेफिनेटली आपको ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, आपको वुमेन्स की आइडियोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी. क्योंकि देखो, वुमेन्स मूवमेंट जब ही हो सकता है कि जब उस मूवमेंट के लिए वुमेन्स रेडी होंगी. अगर वुमेन्स रेडी नहीं है तो आप वो मूवमेंट कर भी नहीं सकते हो, राइट. तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस क्या करने पड़ेंगे. 1970s में डेफिनेटली अलग अलग वुमेन्स मूवमेंट शुरू हो रहे थे, इंडिपेंडेंट. मिड 1970 तक आते आते काफ़ी सारी वुमेन्स जो थी, उन्होंने रेडिकल एक्टिव पॉलिटिक्स जो थी उसके वहाँ जाना शुरू किया और वुमेन्स के इश्यूज को हाईलाइट करना शुरू किया. इसका मतलब था कि अभी भी ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने पे फोकस कर रही थी, रैदर देन गोइंग ऑन इन एन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशंस में कैसी जा रही थी बच्चे, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में जा रही थी जिनके लिंक से पॉलिटिकल पार्टीज के साथ. ठीक है, दूसरा था कि अब इन्होंने चेंज लाने की कोशिश करी अलग अलग इश्यूज पे और आइडियोलॉजी पे. जैसे वुमेन्स पे जो वायलेंस होता है, लैंड राइट्स नहीं मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आपको पता है वेजेस कम है, सेक्सुअल हैरासमेंट, डाउरी, और क्या क्या लड़ाइयाँ होती थी. जेंडर, कास्ट, क्लास पे भी इश्यूज पे इन्होंने बात की कि सारी वुमेन्स को, चाहे जेंडर की बात की जाए, चाहे कास्ट की बात की जाए, चाहे क्लास की बात की जाए, हर जगह से ही तो लॉस है मैन के अकॉर्डिंग. क्योंकि सारी वुमेन्स को हर सेम तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेलना पड़ रहा है. जैसे द कंसर्न्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास वुमेन इज डिफरेंट फ्रॉम द पेजेंट वुमेन. मिडिल क्लास वुमेन के लिए कंसर्न हो सकता है कि उसको राइट मिले, पर एक पेजेंट वुमेन तो यही सोचेगी कि अगर मैं थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर सकूं अपने घर की इनकम में. ठीक है, डेफिनेटली दलित वुमेन का भी कंसर्न अपर कास्ट वुमेन से अलग होगा. नेक्स्ट, जेंडर जस्ट सोसाइटी. मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि आप मैन को डोमिनेट मत बनाओ, दोनों को डोमिनेट बनाओ. मैन पेट्रियार्कल सोसाइटी में उनको ये लगता है कि वही स्ट्रांग है, वही सक्सेसफुल है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक जेंडर फ्री सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे मैन भी अपने इमोशंस रखने के लिए फ्री हो, वुमेन्स भी अपनी इमोशंस रखने के लिए फ्री हो. और जेंडर बेस्ड सोसाइटी दो ही तरीके से आ सकती है. पहली चीज़ है अगर एजुकेटेड वुमेन हो जो मल्टीपल रोल करे. आप वुमेन्स का एक रोल डिसाइड नहीं कर सकते हो बच्चे कि वुमेन्स को सिर्फ घर पे ही काम करना है. वुमेन्स मल्टीटास्कर भी हो सकती है, और वैसा ही मैन के साथ भी होना चाहिए, राइट. और इम्प्रूव्ड सेक्स रेशियो, वुमेन्स की कंपैरेटिवली जो रेशियो होनी चाहिए वो मेंस के कम नहीं होनी चाहिए, मोर फीमेल्स होनी चाहिए. ठीक है, कुछ कैंपेन से जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे एफर्ट्स लिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने जेंडर सोसाइटी के लिए. इसके अलावा लास्ट पॉइंट है, लेट 20th सेंचुरी में जयप्रकाश नारायण ने बच्चे एक टोटल रिवोल्यूशन किया था जो पावर स्ट्रक्चर्स की बात करता है, जिसमें वुमेन्स के खिलाफ सारे स्ट्रगल्स हैं, जहाँ पर फैमिली वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन वर्क और फैमिली वायलेंस, इन सब के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी. एंड फाइनली वो ये सोशल चेंज लेके
आ पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बिकॉज ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है पर आंसर उतना ही सीधा है। फॉर मच ऑफ द 20th सेंचुरी सोशल मूवमेंट वर क्लास बेस्ड। 20th सेंचुरी में सोशल मूवमेंट जो थे वो क्लास बेस्ड थे, जैसे वर्किंग क्लास मूवमेंट हो गया, पेजेंट मूवमेंट हो गया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हो गया। वहीं पे जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट थे उसने लोगों को पूरे नेशन में इकट्ठा किया, क्लास बेस्ड मूवमेंट किए और उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ाई करी। एक्सप्लेन करो। तो देखो, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या थे कि बेसिकली हमको अपने अपने हिसाब से, हमारे लोगों के हिसाब से वो बनाने दो, स्टेट्स बनाने दो, यूनियंस बनाने दो, कम्युनिस्ट स्टेट बनाने दो, सोशलिस्ट स्टेट्स बनाने दो, जैसे सोवियत यूनियन बनी, चाइना और क्यूबा में अलग अलग मूवमेंट्स हुए। वेलफेयर स्टेट्स की क्रिएशन क्या है, जिसने वर्कर्स राइट को प्रोटेक्ट किया और यूनिवर्सल एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल सिक्योरिटी को भी वहाँ पर सपोर्ट किया। ये कैपिटलिस्ट है, स्पेलिंग्स इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, उन पे ध्यान में देना, उनको थोड़ा ठीक कर लेना। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, वेलफेयर स्टेट्स क्यों बनाई गई, क्योंकि आपको वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है, जो मूवमेंट कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट था उसने कैपिटलिज्म के अगेंस्ट के मूवमेंट को भी सपोर्ट किया, क्योंकि कैपिटलिज्म हो चाहे कॉलोनियलिज्म हो बच्चे, दोनों मूवमेंट इंपीरियलिज्म से जुड़े हुए हैं। सोशल मूवमेंट ने इन दोनों एक्सप्लॉयटेशंस को टारगेट किया। सो दैट्स वाई नेशनल मूवमेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पावर को ही नहीं, फॉरेन कैपिटल की डोमिनेंस को भी बच्चे क्रिटिसाइज किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के काफ़ी दशक जो थे वहाँ पे आप देखते ही हो कि नेशनलिज्म इन यूरोप भी हुआ। यूरोप तो हो चुका था उससे पहले, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नेशनलिज्म इन यूरोप प्रॉपर तरीके से हुआ, लाइक जर्मनी, नाजी वगैरह फ्री अच्छे तरीके से हो गए। ठीक है, इजिप्ट अच्छे से बना, इंडोनेशिया अच्छे से बना, इंडिया अच्छे से बना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमको भी इंडिपेंडेंस मिल गई थी। क्लास बेस्ड मूवमेंट क्या थे, बेसिकली यहाँ पर ये प्रैक्टिस थी कि जो अलग अलग क्लासेस हैं उनको पूरी तरीके से अपनी फ्रीडम मिले। जैसे वियतनाम का केस है, यहाँ यूरोप का केस है यहाँ पे। ठीक है, तो समझते हैं इसको थोड़ा। दिस वॉज द टाइम ऑफ द वॉर इन वियतनाम, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका पूरी तरीके से लगी पड़ी थी कि हम वॉर करेंगे, ठीक है, कम्युनिस्ट गुरिल्लास के खिलाफ। और यहाँ पर वो क्या कर रहे थे, बच्चों को प्रमोट कर रहे थे कि तुम जाके वहाँ फाइट करो एंड वी विल सपोर्ट यू। यूरोप में पेरिस जो था वो वाइब्रेंट स्टूडेंट्स का मूवमेंट था, जहाँ पर अगेन वो वॉर के खिलाफ लड़ रहे थे जो अमेरिका लड़ रहा था वियतनाम में। ठीक है, सिविल राइट मूवमेंट जो मार्टिन लूथर किंग ने भी फॉलो किया था वो मालकॉम टन के द्वारा चलाया गया था। द एंटी वॉर मूवमेंट वॉज ज्वाइंड बाय टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हु आर बीइंग कंपल्सरीली, मैंने बताया ना यही बात तुमको कि उनको भेज रहे थे वियतनाम में जबरदस्ती की जाके लड़ाई करो, वही है। ठीक है, तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन 7 है टोटल, ये ख़त्म हो गए हैं। एंड आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत क्विकली करवाया है लॉन्ग आंसर्स। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सारे बच्चों को बेनिफिट हो सके सोशल मूवमेंट्स के लॉन्ग आंसर से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।